हेलो स्टूडेंट्स, सो आप लोग कैसे हैं। मैं मुकेश जांगीड़, आपका केमिस्ट्री टीचर, अपने यूट्यूब चैनल एमजेस इन ऑर्गेनिक। अपन डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल चैप्टर। पीरियोडिक टेबल चैप्टर के काफी सारे लेक्चर्स हो गए हैं। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही आ जाएगा कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह देते हैं। वो कोई डिफरेंस नहीं है, एंथैल्पी एनर्जी एक ही टर्म्स है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी मान लीजिए आपके पास एटम है। पहली कंडीशन तो ये कि वो एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब बॉन्डेड ना हो, अकेला हो। जैसे मैंने ये ले लिया यहां पर ए एटम, और ये किस स्टेट में होना चाहिए, गैसीय स्टेट में। अब इसका आउटर मोस्ट सेल, बहुत सारी सेल्स होती है, ये बहुत सारी है। इस आउटर मोस्ट सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर बाहर फेंकना है। ठीक है, ध्यान रहे, गैसियस एटम हो, आइसोलेटेड एटम हो, और क्या हो, आउटर मोस्ट सेल हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर बाहर भेजना है। बाहर का मतलब आउट कर दिया, इसको यहां से हटा दिया। तो इसको हटाने के लिए जो एनर्जी, जिसको डेल्टा एच भी कह सकते हो और आप ई भी बोल सकते हो, ये एंथैल्पी और एनर्जी के साइन है। तो ये जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, सीधी सी बात है, यहां से ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लिया। अब मान लीजिए ये एटम है ए, गैस स्टेट में से, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पीछे किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायन का। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए प्लस आएगा। इसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है यहां पर, उसे अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, यहां पर रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकला और एनर्जी भी निकल गई, नहीं। इलेक्ट्रॉन को यहां से तोड़ना है तो फोर्सफुली ब्रेक करना पड़ेगा अपने आपको, ऐसे ही नहीं टूटेगा। इसके अंदर आप एक्स्ट्रा से एनर्जी ला के डालोगे, इसके अंदर एनर्जी खूब सारी हो जाएगी, तब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तोड़ के बाहर फेंक देगा। तो ये क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो बेसिक डेफिनेशन इज व्हाट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम isolated gaseous atom is known as ionization energy। ठीक है, तो ये हुई आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। अब ऐसे जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास A2 है, गैसियस स्टेट, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो A2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए Na सॉलिड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Na सॉलिड और प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या ये टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ना ही होगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और आपके पास Na प्लस गैसियस स्टेट हो गई, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये बॉन्डेड है और ये सॉलिड है। होना क्या चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें से एक बार में निकले, अगली बार में एक और निकल जाए। ठीक है, तो ये क्या होती है उसकी बेसिक आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए अपन क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आई थिंक बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसको डील करना है। नेक्स्ट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, अब इसके नाम से क्लियर है, सक्सेसिव मतलब बार बार, एक बार के बाद एक और बार, फिर एक और बार। ये आपका एलिमेंट है, कोई भी मान लीजिए गैसीय स्टेट में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपके पास क्या बन गया, A प्लस, माइनस इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी IE। क्लियर। अब इसमें से मैंने बोला कि एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो क्या होगी, IE2। इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बना, A2 प्लस। इसी तरीके से इसमें से भी आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है,
तो Ie3 माइनस इलेक्ट्रॉन क्या बना A3। तो यहां पर ये क्या है, Ie1, Ie2, Ie3, दीज आर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इनको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, आपके लिए सिंपल क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये जो Ie1, Ie2 एंड Ie3 दिया हुआ है, इसमें से किसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या इसमें से, या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होना चाहिए क्या, ये। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। नहीं आया होगा तो वो यहां से देखिए। मान लीजिए मैंने यहां पर बोला है आपके पास 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, सिंपल बात, 7 प्रोटॉन आर अट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। इससे लेना देना है नहीं, ये तो आगे का केस। अब देखिए इनमें से किसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, Ie मतलब एनर्जी का अमाउंट उसमें सबसे ज्यादा होगा जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन में सबसे मुश्किल कब निकाल पाऊंगा, जब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है वो पावरफुली न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हो। कैसे, पावरफुली। अब इनमें से देखो कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ ज्यादा पावरफुली जुड़े, सीधी सी बात है ये वाला ही होगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, खींचने वाले ज्यादा है, तो अट्रैक्शन सबसे जबरदस्त होगा। इसलिए हमेशा क्या ध्यान में रखना है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ये बात क्लियर है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे कुछ भी हो, हमेशा एक कैटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी इसके पेरेंट एटम से ज्यादा ही होती है। क्यों, क्योंकि ये यहां पर ए में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये तो Ie1 है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Ie2, एंड वी नो दैट Ie2 इज ग्रेटर देन Ie1। तो कैटायन से हमेशा इसके पेरेंट एटम की क्या हो जाएगी, पेरेंट एटम की तो कम हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो देखिए अब एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि m से m प्लस डेल्टा H इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल। मतलब इस कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वही है, इस कन्वर्जन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ये है। तो Ie2 क्या होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास m है, आपको पता है m से पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और उसके बाद में सेकंड रिलीज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, Ie1 किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में। इसे क्या बोलते हैं, Ie2 किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि ये Ie1 है किसके रेस्पेक्ट में, m प्लस के। मतलब m प्लस में से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस, एंड दिस इज फर्स्ट Ie ऑफ m, एंड हियर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m, क्योंकि m से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब एनर्जी का अमाउंट देखिए, m से m प्लस, मतलब आपको यहां से यहां तक की एनर्जी दी हुई है कितनी, 100। मतलब Ie1 ऑफ m इज गिवन टू यू इज 100। m से m2 प्लस दिस एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट 250। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो आपकी आ गई यहां पर Ie1, ध्यान दीजिएगा, दिस इज Ie1 एंड दिस इज व्हाट Ie1 प्लस Ie2। कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको ये बतानी है तो ये आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। कैसे, इसका मतलब ये 250 माइनस 100 इक्वल टू व्हाट 150, और ये क्या हो जाएगी आपकी Ie2 ऑफ, आई थिंक दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। कैसे, एनर्जी का अमाउंट है जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है वो सीक्वेंस लिखें। अब यहां पर ये इस सीक्वेंस में यहां से यहां तक का जो कन्वर्जन है, इसका मतलब ये Ie1 और Ie2 दोनों का ही एडिशन होगा, दोनों का ही एडिशन होगा। तो ये एनर्जी का अमाउंट मैंने यहां पर लिख दिया।
अब ये क्या होगा यहाँ पर, बची हुई एनर्जी, और बची हुई एनर्जी है तो कुछ इस तरीके से अपन इसको डील कर सकते हैं। अगर इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इनको बड़ी ही आसानी से, जैसे मैंने यहां पर बताया है, आप क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप ही मेरे को बताइए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की? बेसिक डेफिनेशन एनर्जी इज, एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, कब वो हटेगा कब नहीं हटेगा। अगर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा हो, मतलब जबरदस्त तरीके से उसकी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या उस अट्रैक्टेड, मतलब दोनों की अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त है, समझ गए होंगे आप। अगर दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप समझ सकते हो मेरी भावनाएं। तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो IE, अब इस अट्रैक्शन को अपन बोलते क्या है? इस अट्रैक्शन को बोलते हैं प्यार। अरे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताइए, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव, खींचने का पावर, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा मतलब उसकी IE भी ज्यादा होगी। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात क्लियर है। सेकंड पॉइंट, साइज के साथ बताइए। एक तो आपके पास छोटू बनना है और एक बड़ा बनना है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। किस वाले में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कि इसमें साइज स्मॉल है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब साइज स्मॉल, अट्रैक्शन ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, एक दूसरे के अपोजिट है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? मोर अट्रैक्शन एंड हियर लेस अट्रैक्शन। अल्टीमेटली आपकी सारी बातें जेड इफेक्टिव के अंदर इंक्लूड हो जाती है, चाहे साइज हो या चार्ज हो। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, चार्ज। एंड चार्ज टू टाइप, मोर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, एंड मोर अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। क्लियर? मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहां होगी? ज्यादा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपन क्या करेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सारी बातें आज जेड इफेक्टिव में जाती है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। तो ये अपने 4 पॉइंट्स हो गए। इन सभी को अपन धीरे धीरे आगे इंक्लूड करेंगे एग्जांपल्स में। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी बड़े ही मजेदार तरीके से क्या होती है? अफेक्ट होती है। कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी से ये अफेक्ट हो गई है अभी अपन बात करेंगे। पहले 4 पॉइंट आई थिंक क्लियर होंगे। आपको पता है जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? पॉजिटिव चार्ज। इनवर्सली क्या होता है? साइज। जेड इफेक्टिव और इनवर्सली क्या होता है? साइज। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना ही है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है इसको। तो आप हेडिंग डाल लें इसके बाद में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे क्या? पॉइंट नंबर ए है आपका पेनेट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट में कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, वो ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ
ऑर्बिटल टू न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोज होगा उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। देखिए कैसे, ये आपको पता है न्यूक्लियस है, ये अलग अलग इसके ऑर्बिटल्स हैं, ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ। ठीक, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, एस पी डी एफ। सबसे क्लोज ऑर्बिटल कौन सा है, एस। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट करना, पार करना। आपके 20 पेट में बंदूक की गोली मारे तो क्या हो गए, गोली आर पार हो जाएगी। मान लीजिए मेरे आगे 5-6 बच्चे बैठे हुए, मैंने एक को डिशुम किया तो कितनों को पेनिट्रेट करेगी, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट किसको करेगी, जो सबसे क्लोज बैठा हो। तो सबसे क्लोज कौन है, एस। पेनिट्रेशन मतलब पार करना, कट करना, उसके आर पार हो जाना। किसका पेनिट्रेशन, न्यूक्लियस के पावर का पेनिट्रेशन। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन एस का, फिर पी का, फिर डी का, एफ का। सिंपल वर्ड है, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसका अट्रैक्शन पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का भी यही ऑर्डर रहना चाहिए। सिंपल है, क्योंकि ये क्लोज है। लेकिन कब, फॉर सेम सेल, सेल आपकी सेम होनी चाहिए। कैसे, जैसे 4s, 4p, 4d, 4f। सबसे ज्यादा आई किसकी होगी, 4s की, फिर 4p, फिर 4d और फिर। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पर दिखाई देता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, आपके डीपीपी सीट्स के सब क्वेश्चंस बने। तो देखिए यहां पर पॉइंट, इट इज इफेक्टिव इन सेकंड ए एंड थर्ड ए ग्रुप। सेकंड ए एंड थर्ड ए ग्रुप के अंदर ये इफेक्टिव होता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल नंबर 1, ग्रुप एंड डोमिनेट ओवर ईएनसी। ईएनसी क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड जेड इफेक्ट। मतलब इन दोनों ग्रुप के अंदर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देखिए मैं यहां पर आपको एग्जांपल से क्लियर करवा रहा हूं। आपके पास है एक बेरिलियम और एक बेरिलियम के बाद बोरोन। कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2s2 2p1। अगर मैं यहां पर Z इफेक्टिव की बात करूं तो Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होना चाहिए, बताइए। Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होना चाहिए, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा किसका, बोरोन का। किससे, बेरिलियम से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। अगर Z इफेक्टिव बढ़ता है इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए। काहे, Z इफेक्टिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर जबरदस्त है बोरोन में, किसकी कंपैरिजन में, बेरिलियम की कंपैरिजन। ये बात क्लियर है। सिंपल बोला है मैंने, Z इफेक्टिव इसका ज्यादा तो इसकी आई ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन किंतु परंतु यही इनऑर्गेनिक है। देखिए कैसे, यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एस सबसेल से, अब उसको भूल जाए, यहां पर आ जाए। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पी सबसेल से। तो बताइए न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन है, एस है या पी है? अभी बताया सर एस है, तो एस है। तो क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल एस की ज्यादा है, तो एस की ज्यादा है तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, बेरिलियम। और मैंने बोला भी है कि ये जो आपका सेकंड ए एंड थर्ड ए ग्रुप होता है, यहां पर जेड इफेक्टिव से ज्यादा पावरफुल कौन हो जाता है, पेनेट्रेशन इफेक्ट। तो यहां पर पेनेट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होने के कारण बेरिलियम की आई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सर एकदम क्लियर है कहानी, और बता दो सर थोड़ी सी, देख लो। कॉन्फ़िगरेशन 3s2, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p। अगेन अगर जेड इफेक्टिव की बात की जाती है तो जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है क्योंकि राइट साइड में, बट यहां से इलेक्ट्रॉन एस से निकल रहा है, यहां से पी से निकल रहा है, तो एस का क्लोजनेस ज्यादा है। और एक बात माइंड में रखनी है, ये मैंने इन्हीं ग्रुप्स में क्यों बताया, क्योंकि ये जनरली अप्लाई यहीं पर होता है, और जगह इतना एप्लीकेबल होता नहीं है। रीजन, यहां पर सेम सेल है बेटा, 3s और 3p। मैंने अभी बोला सेम सेल, सेम सेल है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर आप यहीं ले आते ना 4s2 4p1, आप बोलते सर सॉरी
जैसे यहां पर 4s2 हो, यहां 3s2 3p1 है, तो उस केस में कहानी अलग हो जाएगी। सब सेल अलग अलग है, मतलब ऑर्बिटल अलग अलग है, तो कहानी पलट जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, अगेन पेनेट्रेशन इफेक्ट से डोमिनेट कर जाता है, किससे, जेड इफेक्ट से। तो आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। अभी तक मैंने आपको 2 ऑर्डर बताए इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, बेरिलियम और सो देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट है, पहला अपन ने पेनेट्रेशन इफेक्ट किया, सेकंड है इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, अपने पीरियड के अंदर, अरे इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू फुलफिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है इनर्ट गैसेस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये कहा जाता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल ही रहना चाहता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है, वो मुमकिन तो क्या कहूं, बहुत मुश्किल है, और मुश्किल है तो मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। सो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। आई थिंक क्लियर है पॉइंट, सिंपल है। सी पॉइंट, अब देखो फुलफिल्ड स्टेबल होता है, तो मैंने ये भी पढ़ाया था, समझाया था कभी कि हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड स्टेबल होता है मतलब क्या, अब किससे स्टेबल होगा, क्या सभी एलिमेंट से स्टेबल होगा फुलफिल्ड के बाद में, नहीं। हाफ फिल्ड स्टेबल होता है केवल नियर बाय एलिमेंट से। कैसे, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे रुकिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन से तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पर जेड इफेक्टिव और इसका हाफ फील्ड भी है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पंगा आता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। आपको पता है ये 2p3 है, ये 2p4 है। जेड इफेक्टिव की बात करें तो क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। इसका मतलब ये क्या, कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को जनरली कंपैरेटिव स्टेबल बताया जाता है, उससे हायर कॉन्फ़िगरेशन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर फुल फील्ड का तो एकदम हमने मान लिया, एकदम पढ़ा हुआ मस्त वाला, अब हाफ फील्ड का क्या लफड़ा है। देखिए आपको पता है इसमें क्या होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेम स्पिन के साथ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें एक डिस्टेंस है, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्यूपाइड है, तो रिपल्सन नहीं लगेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्लोज आ गया, तो यहां पर कंपैरेटिव रिपल्सन लगेगा, मतलब वो परेशान हो रहा है, मतलब उसका रूम पार्टनर नहीं रहना चाहता, जैसे आप नहीं रहना चाहते। ये होता है, एक एक है तो ठीक है, अपना दुख अपना सुख, लेकिन दूसरे के साथ आ गए तो क्या होता है, उसका दुख मेरा सुख, मेरा सुख उसका दुख, यही होता है। तो यहां पर 2 आ गए तो दुखी हो गए, थोड़े तो दुखी हो गया, अब ये निकलना चाहता है, ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इस पर ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है। आप भी तो धक्का मारते हो, कुछ न कुछ करते हो, वही काम है यहाँ पर। तो यहां पर क्या होगा, ये निकलना चाहता है, निकलना चाहता है तो फेवरेबल कंडीशन है, इसके लिए उसको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी तो ये आसानी से निकल जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप क्या रखें, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल इसके नीचे, फॉस्फोरस सल्फर, ये आपका 3p3 और ये मेरा क्या, मेरा 3p4, तो इसका मतलब किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी हाफ फील्ड के कारण। आई थिंक ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, हाफ फील्ड वाला। ठीक है, अब मैं 1-2 हाफ फील्ड के और एग्जांपल बताता हूं जो बड़े ही मनमोहक, सुंदर, खूबसूरत है। ठीक है, तो इसी सुंदरता को देखना है। देखिए कैसे, 2 एग्जांपल कर लिए। थर्ड, क्रोमियम और मैंगनीज, इनसे रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाले हैं, सारी कंफ्यूजन अभी दूर कर देंगे। देखिए कैसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपको पता है 4s1 3d5 एंड दिस वन 4s2 3d5। बिल्कुल ध्यान लगाना है यहां पे। ठीक है, एक बात मैंने बोली थी, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ठीक है,
अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या बताना है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर बताना है। क्लियर? ठीक। तो IE1 इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहां से हट रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 क्योंकि आउटर मोस्ट है, इसका 4s2। अब 4s2 वैसे ये राइट साइड हो गया, वैसे ही s के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, तो IE किसकी ज्यादा हो जाएगी, 1 Mn की ज्यादा, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल केस। अब आपको क्या करना है, क्रोमियम और मैग्नीज, आपको इनकी IE2 का ऑर्डर बताना है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कब निकालोगे, जब पहला निकल गया। अब पहला निकाल दो, ये इलेक्ट्रॉन हट गया, इसका मतलब ये 4s0 और ये 3d5, यहां पर 4s1 और 3d5। क्लियर है? अब जो IE2 है वो इसके रेस्पेक्ट में बताई जाएगी। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना है, इसका कहां से हटेगा, इसमें तो है ही नहीं, मतलब 3d5 से हाफ फील्ड, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फुल फील्ड में, हाफ फील्ड में d5, तो d10 d5 कंपैरेटिव स्टेबल है, इसका जाएगा 4s1। अब आप कहोगे सर, मैं बोलूंगा क्या सर 4s1 भी तो स्टेबल है, पूछूंगा कैसे, वो सर हाफ फील्ड है। नहीं, एस ऑर्बिटल के लिए कुछ भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल। तो इनमें से स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फील्ड। हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा तो मतलब IE किसकी ज्यादा हो जाएगी, Cr की। क्लियर है? ध्यान रखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, यहां से निकला, इसका यहां से। अब मैं कहूं कि मेरे को तो IE3 का ऑर्डर और बता दो, आप बड़े भले इंसान लग रहे हो। तो IE3 का ऑर्डर बताएंगे तो देखिए कैसे होगा, ये आपका Cr, ये आपका IE3 कैसे बताया जाता है, IE3 बताया जाता है वैसे कैसे, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसमें से 2 निकालने, मतलब एक यहां से एक यहां से, या फिर ऐसा सोच लो यहां से एक निकालना है, बात तो एक ही है क्योंकि यहां से ऑलरेडी निकल चुके। मैं यहां से बताता हूं क्योंकि एग्जाम में तो आप डायरेक्ट यहीं से करने वाले हो। तो एक S और एक D का गया, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बचा आपका 3d4 हटमक्खी, और यहां से क्या होगा, अबे हट जा, 3d5। तो देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये हाफ फील्ड है, तो मतलब Mn का ज्यादा हो जाएगा। सिंपल है। तो इस तरीके से IE1, IE2 और IE3 का ऑर्डर बताते हैं। ठीक है, सिंपल है। एक बात मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक की पॉइंट दे देता हूं। एक बात बताओ, IE1 ज्यादा किसकी है, यहां से देखकर बता दीजिए। ऐसे ही बता दोगे सर राइट साइड में Mn है, Mn का 4s2, उसका 4s1, तो 4s2 का मतलब, तो IE1 ज्यादा Mn की, IE2 ज्यादा Cr की, और IE3 ज्यादा Mn की। अल्टरनेट चलते देख लो। ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है बड़ा ही खूबसूरत, किसका, Cu और Z। ये होता आपका 4s1 3d टाइम, और ये होता है 4s2 3d10। बिल्कुल सेम स्टोरी एप्लीकेबल है, यहां हाफ फील्ड है, वहां फुल फील्ड है। तो IE1 किसका ज्यादा होगा, Zn का। IE2 किसका ज्यादा होगा, Cu का। IE3 किसका ज्यादा होगा, Zn। आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो, Cr, Mn एंड F। आपको यहां से पता है कि पहली Mn की ज्यादा, दूसरी Cr की ज्यादा, तीसरी Mn की ज्यादा, तो ये तो यहां पर आ ही गया। मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये आपका बचा था क्या, 3d4, पहले कंप्लीट लिख देता हूं, 4s1 3d5, 4s2 3d5 एंड 4s2 3d6। ये कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया यहां पर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं पहले, तो 3d4 3d5 एंड 3d6। जबरदस्त तूफान चलता हुआ बाहर। अब इनमें से किसकी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा तो ये, इससे ज्यादा ये, क्योंकि ये क्या है यहां पर हाफ फील्ड है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्या, लगे हाथ। तो देखिए, which order is correct का करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस। सेकेंड ऑप्शन हुआ Ne, Ne प्लस।
थर्ड ऑप्शन हुआ Li प्लस, अरे इधर लिख देता हूं थोड़ा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, Li एंड Li आपके लिए बड़ा धांसू क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले देखते ही क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, बता देता हूं क्या है इसका, 2p3 2p2 2p6 2p5 2p, आई टू हिरियर लिथियम भूल गया, 2p2 2p2 2p1 एंड 2s2। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, आपके माइंड में ये आएगा सर कॉन्फ़िगरेशन देखें जो सबसे स्टेबल है, अरे सर क्या स्टेबल है, नियॉन कर दो ना, अरे सर हाफिल्ड, इसको बाद में करेंगे, क्या सही है, ये सही नहीं है, अरे सर ये क्या कर रहे हो, इनऑर्गेनिक में काहे उलझा रहे हो, ध्यान दो इधर, नाइट्रोजन प्लस, माना कि आपके ज्ञान चक्षु खुले हैं, चक्षु का मतलब होता है हिंदी में आंखें, आपकी ज्ञान की आंखें खुली, आपने हाफ फील्ड देखा, आपने फुल फील्ड देखा, यही मैंने बोला है इनर्ट गैस का अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। अब बेटा पीरियड में बोला है मैंने, ये इसका पीरियड थोड़े ना, ये तो एक आयन आ गया, मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन में से पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, दिस इज आस्किंग फॉर IE1 ऑफ n, इसका मतलब क्या होता है, n प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका मतलब है IE2 ऑफ n। ये बात एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो बता दूं, देखिए मैं, ये n प्लस और ये n2 प्लस, ये IE1 पहला केस और ये I2, एग्री कर रहे हो, मतलब यहां IE1 पूछ रहा है, यहां IE2। और मैंने थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली थी, क्या बोली थी, कि IE2 हमेशा ज्यादा होती है, और एक बात और भी चिल्ला चिल्ला के बोली थी, क्या बोली थी, एक कैटायन का उसके मम्मी पापा एटम से हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एक कैटायन ऑलवेज हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन इट्स पेरेंट एटम, है कि नहीं है? यहां पर बात करें तो वही सेम कंडीशन है, ये एक तरीके से IE2 है यहाँ पे, ठीक है ना, दिखने में जरूर ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है, लेकिन जो खूबसूरती दिखाई देती है वो हमेशा अंदर से ही उतना ही खूबसूरत हो, ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो चेहरे पर मत जाना, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं Li से Li+1, तो यहां पर 2s2 2p1, तो कैटायन का हमेशा इससे ज्यादा, तो बड़ा ही धांसू क्वेश्चन था ये, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो ये IE का पहला लेक्चर अपना होता है यहीं फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग और कुछ बड़े ही मजेदार ऑर्डर अपन करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।